Hi everyone, welcome to Civis Decode. In this lecture, we are going to discuss about the biosphere reserves. हमारे इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और इंडिया की तरफ से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुए हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और हर एक बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, वो सब चीजें भी जो है, कौन सी हिल्स हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की टर्म को समझते हैं। ये जो टर्म है ये इंटरनेशनल लेवल से शुरू हुई थी। ये डेजिग्नेशन जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया है और यूनेस्को ने ही ये टर्म जो है वो यूज किया था। यूनेस्को के ये टर्म यूज करने से पहले यूनेस्को का 1971 में एक प्रोग्राम आया था जिसको बोलते हैं मैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकेंड, लेट मी टेक द पेन। यूनेस्को का मैप प्रोग्राम आया जिसको मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम कहते हैं। ये 1971 में लॉन्च किया गया था ताकि एनवायरनमेंट और ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सके। उसके बाद आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क जो है वो 1971 में यूनेस्को ने लॉन्च किया। इंटरनेशनल लेवल पे हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व को किसी भी लॉ के तहत कवर नहीं किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है ये वो एरिया होता है जहां पे बेसिकली जो फ्लोरा और फौना है उनको हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यूनेस्को के अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उनके बारे में बात की जाती है और उनको लॉ के तहत प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं ये IUCN के प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी 5 में भी डेजिग्नेट किए जाते हैं। अगर कोई एरिया बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन यूज जो है वो वहां पे कंप्लीटली प्रोहिबिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस एरिया को ह्यूमंस यूज कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए? कि कैसे एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमंस को फर्दर में इंटीग्रेट करना है, खुद को किस तरीके का इंटरेक्शन रखना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कैन बी यूज्ड बाय द ह्यूमंस आल्सो। और बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, इसलिए इसके अंदर आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। इट कैन इंक्लूड द नेशनल पार्क और आपका सेंचुरीज। और यहाँ एक चीज पे ध्यान देंगे, इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है सिंस 1986। और हर एक राज्य को जहां पे बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनको 90-10 के रेशियो में असिस्टेंस दिया जाता है, मतलब 90% फंड सेंटर देता है, 10% स्टेट खुद से लगाता है। 3 हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पे भी 90-10 रेशियो है। बाकी जितने रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व के मेंटेनेंस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए 60% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% जो है वो स्टेट को खुद से लगाना पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं बेसिकली, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया, उसके बाद होता है ट्रांजिशन एरिया। जो कोर एरिया है वो एरिया है जो सबसे क्रूशियल होता है, उस एरिया को ज्यादातर डिस्टर्ब नहीं किया जाता। सो ये एरिया जो है वो यूजुअली ह्यूमन इंटरफेरेंस से फ्री होता है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो वो नहीं होता। ये नेशनल पार्क हो सकता है, क्योंकि जब हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं तभी हमें समझ लगता है कि नेशनल पार्क भी वही एरिया है जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, राइट। और उसके बाद आपका आता है बफर जोन। बफर जोन जो है वो कोर एरिया के सराउंडिंग का या आसपास का एरिया होता है। बफर एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो थोड़ा बहुत परमिटेड होता है, जैसे कि टूरिज्म की एक्टिविटीज परमिट की जाती हैं बट लिमिटेड होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं। फिशिंग, ग्रेजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बफर जोन में परमिटेड होता है। ट्रांजिशन जोन जो है ये वो एरिया है जहां पे कंप्लीटली ह्यूमन सेटलमेंट्स भी डेवलप की जाती हैं। इसको जोन ऑफ कोऑपरेशन भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूछा जाएगा कि जोन ऑफ कोऑपरेशन किस जोन को कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में, तो वो आपका ट्रांजिशन जोन को कहा जाता है। अब किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व अगर डिक्लेयर करना है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, है ना। क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो वो साइट जिसको आप बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। साथ में नेचर कंजर्वेशन का उसके पास कोर एरिया जो है वो होना ही चाहिए, मतलब उस साइट के अंदर एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलरेडी बहुत कम रहा हो। उसके बाद कोर एरिया जो है
उसमें से वो चुना जाता है। डिक्लेयर करने से पहले कोर एरिया देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। उसको कोर एरिया जो है वो एक्चुअल में एक बायोजोग्राफिकल यूनिट होना चाहिए और उस कोर एरिया के अंदर हर एक तरीके की पॉपुलेशन जो है वाइल्ड स्पीशीज की रिप्रेजेंटिंग द ऑल ट्रॉफिक लेवल्स वो वहां पे होनी चाहिए। जैसे कोर एरिया आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन सब के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे सब रहते हैं। उसके बाद लोकल कम्युनिटीज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है वहां के बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन की नॉलेज बहुत जरूरी है, ये क्राइटेरिया भी देखा जाता है। साथ में वो जो एरिया है उसमें वो पोटेंशियल होना चाहिए कि वो ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर जो है उसको भी प्रिजर्व करे, साथ के साथ वो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको भी प्रिजर्व करे। तो दरअसल बायोस्फीयर रिजर्व उस एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा जहां पे हार्मोनियस तरीके से मतलब ह्यूमंस भी रह रहे हैं और एनवायरनमेंट भी जो है वो कंजर्व करके रखा गया है। वर्ल्ड का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1979 में डिक्लेयर किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन से कंट्री में डिक्लेयर किया गया था और उसका नाम क्या था। अब हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हुए थे। इंटरनेशनल लेवल की ये टर्म है जो सबसे पहले यूज की गई थी। तो दरअसल हमने देखा कैसे 1971 में मैब प्रोग्राम जो है वो आया यूनेस्को का। उसके बाद मैब प्रोग्राम के ही अंतर्गत अगर किसी कंट्री ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को के पास भेजा और ये कहा कि मैब प्रोग्राम में हम अपने इस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल करना चाहते हैं, तो यूनेस्को ने इसको स्टडी किया, फिर देखा कि क्या वाकई में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है और क्या इसको प्रोटेक्शन की फर्दर जरूरत पड़ सकती है। अगर लगा पड़ सकती है तो यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में उस नेशन के बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल कर लिया। तो मैब प्रोग्राम के तहत ही एक लिस्ट मेंटेन की जाती है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन देती है चोजन बायोस्फीयर रिजर्व्स को। तो ग्लोबली जितने प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो चूज किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा, उनको फिर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई कंट्री चाहता है कि उसका बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैप प्रोग्राम में शामिल हो, तो वो अपने बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में पहले नॉमिनेट करता है। फिर यूनेस्को ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट कर लेता है नॉमिनेशन का, तो यूनेस्को उस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वो हिस्सा बना देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जितनी चीजें देखी वो आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं आगे। 2024 और 2025 तक कंसिडर कर लीजिए। देखिए अभी तक इंडिया के पास टोटल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मतलब हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पर क्या ये 18 के 18 ही हमारे यूनेस्को के मैन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? आंसर है नहीं। इनमें से केवल 12 ऐसे हैं जो यूनेस्को ने अपने मैब प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज किए हैं। यूनेस्को का ये कहना है कि बचे हुए 6 जो हैं वो इंडिया के हिसाब से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पर यूनेस्को उनको नॉमिनेट के काबिल जो है वो अभी नहीं मानता। ठीक है, तो 12 ऐसे हैं जो यूनेस्को के मैब प्रोग्राम में आते हैं, 18 टोटल हैं। अब देखिए ये जो 12 है ना, इनको याद रखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ट्रिक को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जितने 18 हैं उनको टोटल में स्टडी करेंगे, फिर जो हाईलाइटेड वन है, यहाँ पे येलो हाईलाइटेड पोर्शन है जिन बायोस्फीयर रिजर्व का, वो आपके जो है वो यूनेस्को मैप का भी हिस्सा है। यहाँ से आपको क्लियर होता रहेगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट वाइज ही देखेंगे। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सो मध्य प्रदेश के अंदर आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का स्मॉलेस्ट एरिया है। जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है उनमें से स्मॉलेस्ट एरिया है इसका। पेन चेंज कर लेते हैं ना कलर। इसका स्मॉलेस्ट एरिया है पन्ना वाले का। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश की विंध्यान रेंज में है। 2011 में डिक्लेयर किया गया था। और ये इकलौता टाइगर रिजर्व भी है बुंदेलखंड के एरिया में। पन्ना टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं हम, तो इसका मतलब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में ही पन्ना टाइगर रिजर्व भी आता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी का भी हिस्सा हो सकता है। और अल्टीमेटली बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब कवर हो जाते हैं। जो पन्ना का बायोस्फीयर रिजर्व है वहां से केन रिवर जो है वो फ्लो होती है। साथ में पन्ना रीजन जो है यहाँ का, जहाँ पे डायमंड माइनिंग की जाती है, वो इसी एरिया में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में। यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस काइंड ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन कौन सी होती है? जो एक समय के बाद अपने पत्ते जो है, पेड़ वगैरह पौधे वो झाड़ देते हैं ना। ड्राई माने कि वो पत्ते जो है वो ज्यादा लंबे समय तक झड़े रहते हैं, हरियाली उनमें ज्यादा आसानी से नहीं आती है। आप ध्यान रखिएगा कुछ स्पीशीज का जो यहाँ पे मिलते हैं, जैसे सांभर, स्लोथ, बियर, चिंकारा, बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ये है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कंबाइंड एरिया, या कह लीजिए शेयर्ड एरिया। यहाँ पे आपका अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलता है।
2005 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये एक राज्य में नहीं, 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एज सीन इन द फिगर। और साथ में मैकाल हिल जो है वो यहाँ से पहाड़ी श्रृंखला में देखने को मिलती है। नर्मदा, जोहिला, सोन रिवर जो है वो अमरकंटक प्लेटू से ही ओरिजिनेट होती है और ये अमरकंटक प्लेटू के रीजन में ही बायोस्फीयर रिजर्व लाई करता है। और यहाँ पे बॉक्साइट रॉक टोपोग्राफी जो है वो भी देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बॉक्साइट रॉक टोपोग्राफी वाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है, स्टेटमेंट आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। सो माइन्यूट डिटेल्स जो है थोड़ा सा हमें उनको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर ही पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। 1999 में इसको डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे जायंट स्क्विरल जो है और फ्लाइंग स्क्विरल वो पाई जाती है। साथ में पंचमढ़ी और सतपुरा नेशनल पार्क जो है, साथ में बोरी जो है, ये सारे नेशनल पार्क्स जो है ये यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में कंट्रीब्यूट करते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है। अब यहाँ गुजरात को देखिए, गुजरात के अंदर ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब गुजरात के अंदर जो है ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, हम सब जानते हैं ये आपकी गल्फ ऑफ कच्छ है ना। तो गल्फ ऑफ कच्छ के ऊपर ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ का एरिया है। इसके इस तरफ में जब आते हैं तो इसको लिटिल कच्छ कहा जाता है। लिटिल कच्छ जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ये बायोस्फीयर रिजर्व है, 2008 में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस जो है वो पाई जाती है। साथ में लूनी, रुपेन, बानस रिवर यहाँ से जो है फ्लो होती हैं। फ्लेमिंगो सिटी यहाँ पे मतलब बनता है। फ्लेमिंगो जो है वो यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। बनी ग्रासलैंड जो है वो यहाँ पे है। चारी ढंड वेटलैंड जो है वो यहाँ है। नारायण सरोवर सेंचुरी जो है वो इस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी भी इसका हिस्सा है। यहाँ पे 3 बस्टर्ड जो हैं वो पाए जाते हैं, उनके स्पीशीज देखने को मिलते हैं। एक आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक ग्रेट फ्लोरिकन और एक आपका लेसर फ्लोरिकन। और ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है इसका हमारे इंडिया में जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट एरिया इसी में पाया जाता है। सो स्मॉलेस्ट एरिया आपका था पन्ना वाला, लार्जेस्ट आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ का है। उसके बाद आते हैं अगस्त मलाई पे। तो यहाँ देख सकते हैं अगस्त मलाई आपका केरला और तमिलनाडु के साथ शेयर होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में डिक्लेयर किया गया था। केरला और तमिलनाडु का पार्ट है। नैयार, पेपारा, शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका हिस्सा है। शोला फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। कनिकरण ट्राइब जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है जो केरला और तमिलनाडु के साथ शेयरिंग मोड में है। 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये कर्नाटका के साथ भी बाउंड्री बनाता है। मतलब ये जो आपका इस तरीके से समझिए, ये पूरा इस तरीके से आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है जो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के एरियाज को टच करता है। मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, नगरहोल, बंदीपुर और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। इसके अलावा वायनाड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी आपकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो इंडिया में डिक्लेयर किया गया था। अब बात करते हैं और हाँ, इंडिया में डिक्लेयर हुआ। एक और चीज कि इंडिया में डिक्लेयर होने के साथ साथ ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो यूनेस्को ने अपने मैप प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज किया और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया। अब है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड में आता है। 1989 में डिक्लेयर किया गया था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाए जाते हैं और निकोबारिस और शोम्पेन ट्राइब हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे शेषालाम हिल की। तो शेषालाम हिल यहाँ आंध्र प्रदेश में आपकी लाई करती हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है अपने आप में, 2010 में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे स्लेंडर लॉरिस स्पीशीज पाए जाते हैं और रेड सैंडलवुड, पुष्पा मूवी देखी है ना, वो यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद तमिलनाडु में आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आता है। 1989 में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे डुगोंग यानी कि सी काउ जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि सी काउ जो है वो आपकी हर्बीवोरस है या फिर ओमनीवोरस है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद है सुंदरबन। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल का बायोस्फीयर रिजर्व है। 1989 में डिक्लेयर किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ में सुंदरबन वाला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद है आपका नौक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व। नौक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व आपका मेघालय के अंदर है, यहाँ आप देख सकते हैं। 1988 में इसको डिक्लेयर किया गया था। गारो हिल्स जो है उसमें ये लाई करता है। रेड पांडा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ है आपका कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंदर है। तो कंचनजंगा 2000 में डिक्लेयर किया गया था। रेड पांडा, स्नो लेपर्ड जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जेमू ग्लेशियर जो है वो यहाँ पे लाई करता है इस बायोस्फीयर रिजर्व में। लेप्चा ट्राइब यहाँ देखने को मिलती है। थोलुंग मोनेस्ट्री है और इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो भी आपकी कंचनजंगा ही है। इसके अलावा सुंदरबन भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बायोस्फीयर रिजर्व, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
अब बात करेंगे दिब्रू साइखोवा की। ये आपका असम के अंदर लाई करने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। 97 में इसको डिक्लेयर किया गया था। लोहित और ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से गुजरती है। गोल्डन लंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे बड़ा स्वैम्प फॉरेस्ट जो है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, वो असम में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा असम में आपको मजूली आइलैंड जो है वो भी देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया का इकलौता रिवराइन आइलैंड है, नदी के ऊपर बना हुआ आइलैंड है। और मजूली आइलैंड पे आपको एक तरीके से बहुत फुमदीज जो हैं, फुमदी वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिब्रू साइखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है और मागपुरी मातोपांग वेटलैंड भी यहाँ पे है। आगे हम बात करेंगे मानस की। मानस इज ऑल्सो इन द असम। मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में डिक्लेयर किया गया था। ये रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है भूटान का, उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि असम के यहाँ पे ऊपर क्या है, भूटान है, और यहाँ पे आपका मानस है। तो ऊपर जो भूटान वाला हिस्सा है, वहां वाले मानस को वो लोग भूटान में रॉयल मानस कहते हैं। ठीक है। रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, मानस रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है। दिहांग दिबांग जो है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है। 1998 में डिक्लेयर किया गया था। सियांग दिबांग वैली जो है वो यहाँ पे लाई करती है, और मॉलिंग नेशनल पार्क इसी का हिस्सा है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिशमी हिल भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिमलीपाल की बात करेंगे, 94 में डिक्लेयर किया गया था। सिमलीपाल आपका यहाँ देख सकते हैं ओडिशा के अंदर है बायोस्फीयर रिजर्व, तो स्टेट भी ध्यान रखनी है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलते हैं। जोरांडा और बर्ची पानी वाटरफॉल है यहाँ पे फेमस। सेमुल ट्री जो पेड़ है वो यहाँ पे पाया जाता है, इसको रेड सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं। इसके अलावा मकरी दियास ट्राइब जो है वो यहाँ मिलती है, और कुलधिया और हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 1988 में डिक्लेयर किया गया था। ऋषि गंगा जो है वो रिवर यहाँ से फ्लो होती है। ये आपका उत्तराखंड में है, यहाँ देख सकते हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। फिर है कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। 2009 में डिक्लेयर किया गया था। स्नो लेपर्ड यहाँ मिलते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो इसी का हिस्सा है। चंद्रताल रामसर साइट इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आती है, और सरचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी का हिस्सा है। सो इसी के साथ हमारे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व थे वो हमने कवर कर लिए, 18 के 18। अब हाईलाइटेड कौन से हैं इसमें, जो 12 यूनेस्को के मैप प्रोग्राम का हिस्सा है? पन्ना, अचन कुमार, अमरकंटक, पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा, नौक्रेक, सुंदरबन, नंदा देवी और सिमलीपाल। इसको याद कैसे करेंगे, ये वाला ट्रिक है। 4NGS पास, पास में P भी डबल आएगा और A भी डबल आएगा, S सिंगल आएगा, और लास्ट में K को अलग इसलिए रख दिया क्योंकि ये कंचनजंगा है। ठीक है। और कंचनजंगा मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसको इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। 4N का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे, निकोबार। G माने आपका 1 सेकेंड, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद S माने आपका सुंदरबन, डबल P, एक P से आपका पन्ना हो गया, एक P से आपका पंचमढ़ी हो गया। फिर एक A से आपका अचकुमार अमरकंटक हो गया, एक A से आपका अगस्त्यमलाई हो गया, और एक आपका जो S है उससे सिमलीपाल हो गया। ठीक है। N जो है उससे आपका नंदा देवी भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमने गलत कर दी है, जो आई थिंक मिस है। 4N, अच्छा हाँ 4N है ना, तो N जो है वो 4 बार है, N। ठीक है। तो एक N आपका नंदा देवी के लिए हुआ, एक आपका N जो है वो निकोबार के लिए हुआ। हमने इसको ग्रेट निकोबार से कंसिडर नहीं किया है। एक N जो है वो आपका नीलगिरी के लिए हो गया, और एक N जो है वो आपका नौक्रेक के लिए हो गया, जो मेघालय में पाया जाता है। 4NGS पास के, ये इसका ट्रिक है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर है ये खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।